हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम मार्च मंथ की रिपोर्ट्स का पार्ट 1 कवर करने वाले हैं और इसके बाद हम लोग धमाकेदार एमसीक्यूज़ भी करेंगे जो कि बिल्कुल एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहली रिपोर्ट हमारे पास है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-2024। इस रिपोर्ट का टाइटल क्या था? इस रिपोर्ट का टाइटल था ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, रीइमेजिनिंग कोऑपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड। ओके, this is released by United Nations Development Program. It has 4 components. What are these 4 components? The first component is life expectancy at birth. Second is expected years of schooling and mean years of schooling, and then GNI per capita. Okay, तो इसमें देखा जाए तो 4 कंपोनेंट हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, कि बर्थ के टाइम पर उसकी क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी है शिशु की। उसके बाद एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कि हम लोग कितना ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कि कितना मीन ईयर्स है स्कूलिंग का। उसके बाद जीएनआई पर कैपिटा। ओके, तो इसके बाद हमें एक सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है, वो ये है कि आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ कन्वर्जेंस द गैप बिटवीन रिचेस्ट एंड पुअरेस्ट कंट्रीज हैज स्टार्टेड टू वाइडन फ्रॉम 2022। इसका मतलब क्या है कि 20 साल के बाद हमें ये देखने को मिला है कि जो गैप है रिचेस्ट और पुअरेस्ट कंट्रीज के बीच में, वो अब जाके वाइडन होने लगा। जो गैप है वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। कितने सालों के बाद? 20 सालों के बाद। और कब से? 2020 से। ये हमें याद रखना है। उसके बाद हमारे पास कुछ कैटेगरीज हैं। इन कैटेगरीज के स्कोर हमें अच्छे से पता होना चाहिए। व्हाट आर दीज कैटेगरीज? फर्स्ट इज द लो HDI विच इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो लो HDI तब होगा जब स्कोर 0.55 से कम होगा। मीडियम HDI तब होगा जब 0.55 से 7, और हाई HDI तब होगा जब 0.7 से 0.8, और वेरी हाई HDI कब होगा? जब ग्रेटर देन 0.8 होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि टॉप 3 कंट्रीज कौन सी हैं। तो टॉप 3 कंट्री, वैसे तो ये जो रिपोर्ट है आपको ये पता होना चाहिए, ये रिपोर्ट है 2023-24 की, पर ये जो डाटा जो हमारी रैंक्स और ये सब स्कोर है वो कौन सी ईयर के हैं? वो 2022 के हैं। तो सबसे पहली जो कंट्री है जिसने HDI में सबसे ऊपर स्थान प्राप्त किया है वो है स्विट्जरलैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है याद करना, और इसका स्कोर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है याद करना। तो इसका स्कोर है 0.967। सेकेंड नंबर पर आता है हमारा नॉर्वे। थर्ड नंबर पर आता है हमारा आइसलैंड। ओके, और सबसे जो नीची कंट्री है, मतलब जिसने सबसे ज़्यादा लोएस्ट स्कोर प्राप्त किया है वो है सोमालिया, जिसका की स्कोर है 0.38। वो इतना याद करने की जरूरत नहीं है। मेन आपको स्कोर याद करना है 0.967 स्विट्जरलैंड का। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं इंडिया स्पेसिफिक। इसमें जितना भी डाटा सब आपको याद करना है। इंडिया की जो रैंक है वो कितनी है? इंडिया की रैंक है 134 आउट ऑफ 193 कंट्रीज। तो कितनी कंट्रीज इसमें इंक्लूड हुई थी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट में? 193 कंट्रीज, जिसमें इंडिया की रैंक है 134। इंडिया का जो स्कोर है वो 0.644 है, और स्विट्जरलैंड का कितना था? स्विट्जरलैंड का 0.967। हमें एक बात ध्यान रखनी है। उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट है कि इंडियाज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंक्रीज बाय 48.4% फ्रॉम 1990। ओके, तो 1990 के हिसाब के मुकाबले हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो कितने परसेंट से बढ़ गया है? वो बढ़ गया है 48.4% से। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, हमें ये भी याद करना है कि 1990 के कंपैरिजन में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 48.4% से बढ़ गया है। अब 2021 की बात करते हैं। 2021 में हमारी जो रैंक थी 135 थी, और इसका ये, चाहे आप एक बार इसको स्कोर याद मत करिएगा, करना चाहे तो कर सकते हैं। 0.644, 0.6633। तो 0.6 तो वैसे ही रहेगा, और 11 की मल्टीपल्स में 33 और 44, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ओके, तो जो पिछला वाला स्कोर था आउट ऑफ 191 कंट्रीज था। जो नया वाला हमारी जो रैंक आई है वो आउट ऑफ 193 कंट्रीज में आई है। ओके, अब ये जो स्कोर है हमारा, मैंने आपको क्या बताया था कि लो डेवलपमेंट कैटेगरी कौन सी है जिसका स्कोर 0.55 से कम था, मीडियम वो जिसका स्कोर 0.55 से 0.7, हाई वो जो 0.7 से 0.8, और वेरी हाई तब जब ग्रेटर देन 0.8 हो जाएगा। तो आप देखो स्विट्जरलैंड का, देखो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? वो कैटेगरी में आएगा वेरी हाई कैटेगरी में। और उसके मुकाबले जो हमारी रैंक है 134 और स्कोर हमारा 0.644, ये हमारा किस कैटेगरी में आएगा? ये आएगा हमारा इस कैटेगरी में, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैटेगरी में। ओके, तो इस कैटेगरी में हम लोग लाई करते हैं, मीडियम HDI। ओके, उसके मुकाबले हम बात करें, चाइना की जो रैंक है वो 75 है, श्रीलंका की 78 है, और पाकिस्तान जो हमसे पीछे है वो है 164 रैंक। बस थोड़ा बहुत हमें हो सकता है ये भी, इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए, मैंने आपको क्या क्या इसकी 4 कंपोनेंट्स बताए थे। मैंने आपको बताया था कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, GNI पर कैपिटा। ओके, अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखिए, वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है हमारी? 67.7 ईयर्स की हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग हमारी 12.6 ईयर्स,
मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग हमारे पास कितना आ गया 6.57, और जीएनआई पर कैपिटा कितना है $6,951, कितना $6,951। तो क्या क्या कंपोनेंट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, जीएनआई पर कैपिटा। एक्सपेक्टेड ईयर्स, life expectancy it has increased to 67.7, expected years of schooling to 12.6 years, mean years of schooling 6.57, GNI per capita $6,951। अब देखिए इंडिया का जो लॉस है एचडीआई में ड्यू टू इनइक्वालिटी की वजह से वो कितना परसेंट है 31.1%। हमें ये बात ध्यान रखना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो हमारा लॉस हुआ है किसकी वजह से, इनइक्वालिटी की वजह से, तो वो हमारा किस में आता है IHDI विच इज इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ओके, तो वो हमारा जो इनइक्वालिटी की वजह से लॉस हुआ है वो हुआ है 31.1%। अब इसमें दूसरी बात हमें याद रखनी, साउथ एशिया का लॉस है एचडीआई में ड्यू टू इनइक्वालिटी इज हाईएस्ट आफ्टर सब सहारन अफ्रीका। हमें दूसरी बात क्या याद रखनी है कि जो साउथ एशिया का एचडीआई है वो सबसे ज़्यादा है आफ्टर सब सहारन अफ्रीका। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ग्लोबल एवरेज, हमारा ग्लोबल एवरेज कितना है, ग्लोबल एवरेज हमारा 0.739 और इंडिया का है हमारे पास 0.644। हम लोग बात करते हैं इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। तो इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो ग्लोबल एवरेज है वो है 0.576 और इंडिया का स्कोर है 0.444। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे ग्लोबल डेवलपमेंट इंडेक्स की। तो ग्लोबल डेवलपमेंट इंडेक्स में जो ग्लोबल का एवरेज है वो है 0.951 और इंडिया का है 0.852। फिर ग्लोबल इनइक्वालिटी इंडेक्स में बात करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल इनइक्वालिटी इंडेक्स में अगर मैं बात करूं तो इंडिया की रैंक है 108 और इंडिया का स्कोर है 0.437 और इसका जो ग्लोबल एवरेज है, ग्लोबल एवरेज है 0.462। तो 0.46 ग्लोबल एवरेज है, हमारा एवरेज कितना है 0.437। तो ग्लोबल इनइक्वालिटी इंडेक्स में बात करूं वो 3 डायमेंशंस पर काम करता है। पहला आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ, दूसरा एम्पावरमेंट, तीसरा लेबर मार्केट। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट एंड लेबर मार्केट। जेंडर गैप इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, तो हमारा जेंडर गैप कितना है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में, वो है 47.8%। उसके बाद हम बात करते हैं एडोलेसेंट बर्थ रेट 2022 में जो एडोलेसेंट बर्थ रेट है वो है 16.3, ठीक है, और ये पिछले साल हमारा कितना था, पिछले साल था 17.1, तो पिछली बार था 17.1 और अब हमारा हो गया 16.3। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि जितना ये कम स्कोर होगा उतना हम लोग ज़्यादा इंप्रूव कर रहे हैं, मीन्स लोअर स्कोर इज मोर फेवरेबल। तो 17.1 से 16.3 हम लोग आ गए। उसके बाद हम बात करते हैं प्लानिटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। तो उसके हिसाब से ग्लोबल एवरेज हमारा 0.739 और इंडिया का है 0.644। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करूँ तो ग्लोबली 18% जो हमारे पास है वो ग्लोबली 18% जो है वो मल्टी डायमेंशनली पुअर है और इंडिया के मुकाबले बात करूँ तो इंडिया में ज़्यादा है, 18.7% आर मल्टी डायमेंशनली पुअर। ओके, तो एक तरह से हमारे कवर हो गया। इसको एक और बार कवर करते हैं, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा आपका। सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में क्या याद रखना है कि इसका टाइटल क्या है, ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक रिमेजिनिंग कोऑपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड। इट इज के कौन रिलीज करता है यूएनडीपी। इसके 4 कंपोनेंट क्या क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और जीएनआई पर कैपिटा। अभी 20 साल के बाद ये देखा गया कि जो हमारा जो गैप है रिच और पुअर के बीच में वो स्टार्ट हो रहा है और ज़्यादा वाइड होना फ्रॉम 2020 से। ये देखा गया कि जो रिच और पुअर का जो डिफरेंस है वो स्टार्ट हो रहा है वाइड होना। इसके बाद 4 कैटेगरीज हैं, लो एचडीआई, मीडियम एचडीआई, हाई एचडीआई और वेरी हाई एचडीआई। लो एचडीआई में लेस देन 0.55, मीडियम में 0.55 टू 0.7, हाई एचडीआई में 0.7 टू 0.8 और वेरी हाई में ग्रेटर देन 0.8। इसमें सब तो पहले हमारे पास स्विट्जरलैंड आता है, इसका हमें स्कोर याद करना बहुत जरूरी है विच इज 0.967। बॉटम कंट्री हमें याद करना जरूरी है विच इज सोमालिया। इंडिया की बात करूँ तो इंडिया की जो रैंक है वो 134 है और इसका जो स्कोर है 0.644 है और सेम आपका स्कोर कहाँ पर था, प्लानिटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी जो उसका स्कोर था 0.644 था। अब इसमें देखा गया कि जो इंडिया का एचडीआई है वो 1990 के मुकाबले कितने परसेंट से बढ़ा है, वो 1990 के मुकाबले 48.4% से बढ़ा है। अब मैं 2021 की बात करूँ तो इंडिया की रैंक थी 135, तो एक रैंक हम लोग इंप्रूव करें हैं। तो 0.644 2022 में था, 2021 में 0.633 था और बस ये जो इंडिया की रैंक थी वो 193 कंट्रीज़ में है 2022 में और 2021 में 191 कंट्रीज़ में थी। ओके, अब चाइना की बात करूँ तो चाइना की रैंक थी 75, श्रीलंका की रैंक है 78 और पाकिस्तान की 164। अब देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी कितनी है 67.7, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग 12.6, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इज 6.57, जीएनआई पर कैपिटा $6,951। इंडिया का लॉस कितना हुआ है इनइक्वालिटी की वजह से, वो है 31.1%, हमें ये भी याद रखना है। और साउथ एशिया
का लॉस जो है सबसे ज़्यादा है आफ्टर सब सहारन अफ्रीका। साउथ एशिया का लॉस सबसे ज़्यादा है आफ्टर सब सहारन अफ्रीका। अब HDI की बात करूँ तो ग्लोबल एवरेज हमारे पास 0.739 है। हमें ये याद करना है कि ग्लोबल एवरेज HDI में कितना है 0.739, इंडिया का कितना है 0.644। ठीक है, तो 0.739 0.644 हमें याद रखना। IHDI की बात करूँ तो ग्लोबल एवरेज 0.576, इंडिया का 0.444। ग्लोबल डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करूँ तो ग्लोबल का एवरेज है 0.951, इंडिया का 0.852। ग्लोबल इनइक्वलिटी इंडेक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया की रैंक है 108 और स्कोर कितना है 0.437 और ग्लोबल एवरेज कितना है, ग्लोबल एवरेज 0.462, ग्लोबल एवरेज 0.462 और इंडिया का एवरेज कितना है 0.437। इसमें 3 डायमेंशन आती हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट, लेबर मार्केट। कौन कौन सी? रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट और लेबर मार्केट। तो जेंडर गैप इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है 47.8%। ठीक है, 47.8% है हमारे पास जेंडर गैप इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। एडोलेसेंट बर्थ रेट हमारे पास कितना है 16.3। एडोलेसेंट बर्थ रेट हमारे पास कितना है 16.3, जो कि इम्प्रूव कितने से हुआ है 17.1 से इम्प्रूव हुआ है। प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करूँ तो ग्लोबल एवरेज 0.739 और इंडिया का एवरेज 0.644 एज इट इज सेम एज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो इंडिया का एवरेज 0.644। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में देखा गया कि ग्लोबली 18% जो हमारे पास हैं वो मल्टी डायमेंशनली पुअर है। इंडिया की केस में 18.7% आर मल्टी डायमेंशनली पुअर। अब सेकंड हमारे पास रिपोर्ट है वो है 10th एडिशन ऑफ वुमेन बिजनेस एंड लॉ, वुमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स 2024। पहले हमें याद रखना 10th इंडेक्स है और कौन सा 2024 की बात करें, वुमेन बिजनेस एंड लॉ। अब ये कौन सी इंस्टीट्यूट रिलीज करती है? ये रिलीज करती है वर्ल्ड बैंक। तो इसके लिए इस रिपोर्ट का मूल्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट गैप बिटवीन लीगल राइट्स एंजॉयड बाय मैन एंड वुमेन। क्या इंडिकेट करता है? इट इज द लीगल राइट्स एंजॉयड बाय मैन एंड वुमेन, इनके बीच का गैप कितना है। तो कितने कंट्रीज का ये हुआ है? इसमें टोटल 190 कंट्रीज है। अब देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के केस में मैंने आपको क्या बताया था, कितनी टोटल कंट्रीज की में से हमारी रैंक 134 आई है। कितनी टोटल कंट्रीज थी? वो थी 193 और 2021 में हमारी कितनी टोटल कंट्रीज थी? 191। तो अब 10th वुमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स में हमारी टोटल कंट्रीज कितनी है? 190। हमें ये भी याद रखना है। अब कुछ कंट्रीज है जिनका 100 स्कोर भी आया है, जैसे बेल्जियम, कनाडा, स्वीडन और बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनका स्कोर जो है 100 भी आया है। वुमेन बिजनेस एंड लॉ 1.0 की मैं बात करूं तो उसमें कितने इंडिकेटर्स थे? उसमें 8 इंडिकेटर्स थे। और वुमेन बिजनेस एंड लॉ 2.0 की बात करूं तो इसमें 2 नए इंडिकेटर्स हमने ऐड किए। वो कौन कौन से? सेफ्टी और चाइल्ड केयर। तो 2 इंडिकेटर्स हमने कौन कौन से ऐड किए? सेफ्टी और चाइल्ड केयर। इसी वजह से इनका जो मूल्य है बहुत बढ़ गया है कि हमें ये याद रखना बहुत जरूरी है कि 2 नए इंडिकेटर कौन से ऐड हुए हैं? सेफ्टी और चाइल्ड केयर, हमें याद रखना है। उसके बाद बोल रहा है कि वुमेन आर फाउंड टू हैव 64.2% ऑफ द लीगल राइट्स एंजॉयड बाय मैन। तो ये ग्लोबल की बात करें, ग्लोबल में देखा गया कि वुमेन एज कम्पेयर टू मैन कितने परसेंट राइट एंजॉय कर रही है, लीगल राइट एंजॉय कर रही है? 64.2%। इसका डाटा याद करना बहुत जरूरी हो गया कि 64.2% ऑफ वुमेन आर फाउंड टू हैव एंजॉइंग राइट्स एज कम्पेयर टू मैन। सो क्लोजिंग जेंडर गैप कुड राइज ग्लोबल GDP बाय 20%। क्या बोल रहा है कि अगर आप ग्लोबल ये जेंडर गैप को अगर आप कम कर दो तो इससे आपकी ग्लोबल GDP कितने से बढ़ेगी? इससे आपकी ग्लोबल GDP 20% से बढ़ जाएगी। अब क्या बोल रहा है? हाफ ऑफ ह्यूमैनिटी दैट इज 3.9 बिलियन वुमेन वर्ल्ड वाइड फेस लीगल बैरियर्स। तो 3.9 बिलियन वुमेन जो है वो क्या फेस कर रही हैं? वो लीगल बैरियर्स फेस कर रही हैं। ग्लोबल एवरेज स्कोर ऑन वुमेन सेफ्टी हमारे पास कितना है? 36। ठीक है, तो वुमेन सेफ्टी में हमारा ग्लोबल एवरेज कितना है? 36। नन ऑफ द कंट्रीज हैड फुल स्कोर इन न्यू इंडेक्स। तो किसी भी कंट्री का फुल स्कोर नहीं है न्यू इंडेक्स में। तो न्यू इंडेक्स में किसी का भी फुल स्कोर नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया की हम बात करते हैं कि इंडिया की रैंक कितनी है? इंडिया की रैंक है 113। अब देखो, अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमें पहले एक तो याद रखना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 134 2022 में। 2021 में इंडिया की रैंक थी 135। और जब मैं अगर ग्लोबल इनइक्वालिटी इंडेक्स की बात करूंगा तो उसमें इंडिया की रैंक कितनी थी? उसमें इंडिया की रैंक थी 108। अब देखो वुमेन बिजनेस एंड लॉ की बात हो रही है तो इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? 113। ये भी हमें याद रखना है कि स्कोर कितना है इंडिया का? 74.4%। स्कोर कितना है? 74.4%। और दिस इज बेस्ड ऑन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बेस्ड ऑन ओल्ड पैरामीटर देन इंडिया की रैंक है 129। पर सब चीज मिला मिलू के हमारी रैंक आ रही है 130 और 129। हमें याद है ओल्ड पैरामीटर्स के हिसाब से 129, न्यू पैरामीटर्स के हिसाब से मैंने आपको बताया नए 2 इंडिकेटर्स नए ऐड हुए हैं, सेफ्टी और चाइल्ड केयर। ठीक है, उनके उसको मिला के भी इसमें इंडिया की रैंक है 130, अदरवाइज इंडिया की रैंक थी 129।
वुमेन एंजॉय 60% ऑफ लीगल राइट्स गिवन टू मैन। इंडिया में देखा गया है कि जो वुमेन कितने परसेंट राइट एंजॉय कर रही है गिवन टू मैन, 60% ऑफ द लीगल राइट्स। और ग्लोबल एवरेज कितना है, 64.2। तो यानी कि हम ग्लोबल एवरेज से कम है हमारा। ग्लोबल में हमारा 64.2% है और इंडिया में हमारा 60% है, ये हमें याद रखना है। इंडिया फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, तो इंडिया का फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कितना है, 37% ओनली। इंडिया का फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कितना है, 37%। ओनली 54.2% ऑफ सपोर्टिव फ्रेमवर्क्स टू प्रमोट लॉज। मीन्स क्या बोला कि ओनली 54.2% ऑफ द सपोर्टिव फ्रेमवर्क्स। तो कितने सपोर्टिव फ्रेमवर्क्स है हमारे पास, ओनली 54.2% टू प्रमोट लॉज। ठीक है जी। तो हमसे ये बोला गया, फिर हमसे क्या बोला गया कि इंडिया गॉट फुल स्कोर इन। तो इंडिया कौन से चीज में इंडिया को फुल स्कोर मिला है, तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड मैरिज। तो आप कहीं भी घूम सकते हैं, आप किसी से भी शादी कर सकते हैं, इसमें इंडिया को पूरा स्कोर मिला है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड मैरिज। इंडिया का लोएस्ट स्कोर किस चीज में, वुमेन्स पे में, कि भाई जो औरतों को तनख्वाह है वो एज कम्पेयर टू मैन अच्छी नहीं मिल रही। लोएस्ट इंडिकेटर इन फ्रेमवर्क्स, तो फ्रेमवर्क्स में लोएस्ट इंडिकेटर कौन सा है, चाइल्ड केयर। ठीक है जी। तो फ्रेमवर्क्स में लोएस्ट इंडिकेटर कौन सा है, चाइल्ड केयर, ये भी हमें याद रखना है। ओके। उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड रिपोर्ट विच इज स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2023, और इसका कौन सा एडिशन है, ये 5th एडिशन की बात कर रहा है। तो देखिए रिलीज कौन करता है, रिलीज करता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एंड अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी। तो उन्होंने कौन सा एडिशन रिलीज किया, उन्होंने 5th एडिशन रिलीज किया है। तो आप इसको याद रखो, BEE एंड AEEE। इसको आपको कैसे याद रखना है, BEE एंड AEEE। ठीक है, BEE एंड AEEE ने इस इंडेक्स को रिलीज किया है, विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ठीक है जी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आ गया। लॉन्च ये जो इंडेक्स है ये कब लॉन्च हुआ था, ये हुआ था 2018 में। इसमें कितने इंडिकेटर्स आते हैं, इसमें 65 इंडिकेटर्स आते हैं, 7 सेक्टर्स आते हैं, 65 इंडिकेटर्स 7 सेक्टर्स। कैटेगराइजेशन की बात करूं तो कैटेगराइजेशन इसमें 4 तरीके का है, फ्रंट रनर, अचीवर, कंटेंडर, एस्पिरेंट। फ्रंट रनर वो जिनका स्कोर 60 से ज़्यादा है, अचीवर वो जिनका 50 से 60 के बीच में है, कंटेंडर वो जिनका 30 से 40 के बीच में, और एस्पिरेंट वो जिनका 30 से कम है। क्या क्या मैंने आपको बताया, फ्रंट रनर वो जिनका 60 से ज़्यादा है, अचीवर वो जिनका 50 और 60 के बीच में है, और कंटेंडर वो जिनका 30 से 50 के बीच में है, और एस्पिरेंट वो जिनका 30 से कम है। ओके, तो ये हमारे पास 4 कैटेगराइजेशन है, हमें ये याद रखनी है। उसके बाद मैं बात करता हूँ फ्रंट रनर में हमारी जो स्टेट्स हैं। देखिए ये सारी स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं जानता हूँ कि ये थोड़ा याद करना मुश्किल हो रहा होगा, बट इसको याद करने के लिए मैंने आपको, जैसे मैंने अपने PIB में भी आपको कवर करवाया था, इसको आप कैसे याद रखोगे कि आप घर पहुँचे, एक बार आपने देखा कि जो आपके काका जी हैं वो काका जी मुँह पर तेल लगा रहे थे। ठीक है, तो आपने देखा, आप शॉक हो गए, आपने कहा आहा काका मुँह पर तेल। ओके, काका मुँह पर तेल लगा रहे हैं। ठीक है, तो आपने शॉक हो गए, आहा काका मुँह पर तेल। तो आ से आपको समझना है आंध्र प्रदेश, हा से आपको समझना है हरियाणा, का से कर्नाटका, का से फिर केरला, मा से महाराष्ट्र, और पा से पंजाब, और तेल से तेलंगाना। आहा काका मुंह पर तेल। तो इससे आपके फ्रंट रनर सारी स्टेट्स कवर हो गई। अचीवर में याद करने वाला कुछ नहीं है, जैसे असम एंड उत्तर प्रदेश। कंटेंडर में बात करूं, दिस इज गोवा, झारखंड एंड तमिलनाडु। उसके बाद मैं बात करूं पीयर टू पीयर कंपैरिजन के लिए इन्होंने क्या किया है, इनको 4 ग्रुप्स में क्लासीफाई कर लिया है। 4 ग्रुप्स में क्लासीफाई करने के लिए सबसे नीचे पहले ग्रुप 4 से स्टार्ट करते हैं। ग्रुप 4 में उन्होंने बोला कि लेस देन 1 मिलियन टन ऑयल इक्विवेलेंट अगर यूज करे तो ग्रुप 4, 1 से 5 तक यूज करे तो ग्रुप 3, 5 से 15 तक यूज करे तो ग्रुप 2, और ग्रेटर देन 15 यूज करे तो ग्रुप 1। क्या क्या, लेस देन 1 तो ग्रुप 4, 1 से 5 तक ग्रुप 3, 5 से 15 ग्रुप 2, और ग्रेटर देन 15 ग्रुप 1। अब देखो ग्रुप 1 to 4, अब इसमें भी सारी रैंक्स दी हुई हैं, कौन सी स्टेट को क्या मिला हुआ है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, कांच को ग्लास बोलते हैं। तो कांच में क्या आ गया, कर्नाटका आ गया, आंध्र प्रदेश आ गया, असम आ गया, चंडीगढ़ आ गया। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, असम, चंडीगढ़। ओके, अब टॉप परफॉर्मिंग स्टेट कौन सी है, टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इज आपके पास कर्नाटका जिसका स्कोर 86.5। कौन सी टॉप परफॉर्मिंग स्टेट है, टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इज कर्नाटका विद अ स्कोर ऑफ 86.5। सेकंड इज आंध्र प्रदेश विद अ स्कोर ऑफ 83.25। गोवा, यूपी, महाराष्ट्र, हरियाणा हैव डेमोन्स्ट्रेटेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन इंप्रूविंग स्कोर बाय ओवर 10 पॉइंट्स रिलेटिव टू। तो ये वो 4 स्टेट्स हैं जिन्होंने 10 रिलेटिव पॉइंट से ज़्यादा अपने प्रोग्रेस किया है। तो इनको याद करने का तरीका है गुम, गोवा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इनका
जो स्कोर है वो ग्रेट मतलब 10 पॉइंट से ज़्यादा बड़ा है। हमें ऐसे करके इसको याद करना है। मोस्ट इंप्रूव्ड स्टेट्स में हमें याद रखना है, मोस्ट इंप्रूव्ड स्टेट में महाराष्ट्र है जिसका 18.5 पॉइंट बड़ा है, और हरियाणा है जिसका 17 पॉइंट बड़ा है। और जो सबसे बेकार स्टेट है जिसका डिक्लाइन हुआ है, तो सबसे ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है राजस्थान का। ठीक है, राजस्थान का कितना डिक्लाइन हुआ है, 46.5 पॉइंट से उसका डिक्लाइन हुआ है स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स में। ठीक है जी, तो आपको आई होप ये सब समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं चौथी रिपोर्ट की, विच इज 12th इंटीग्रेटेड रेटिंग ऑफ डिस्कॉम्स। तो देखो 12th इंटीग्रेटेड रेटिंग ऑफ डिस्कॉम, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा रिलीज की गई है। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स भी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा ही रिलीज किया गया। तो टोटल डिस्कॉम्स आपके कितने हैं, डिस्कॉम क्या मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, ओके। तो टोटल डिस्कॉम्स आपके कितने असेस किए हुए हैं, 55। तो टोटल डिस्कॉम्स असेस्ड इज 55। इसमें 3 ब्रॉड मैट्रिक हैं, कौन कौन सा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जिसका कि हाईएस्ट सबसे ज़्यादा वेट कितना है 75%, उसके बाद परफॉर्मेंस एक्सीलेंस जिसका वेट है 13%, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जिसका वेट है 12%। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, परफॉर्मेंस एक्सीलेंस, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, क्या क्या, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, परफॉर्मेंस एक्सीलेंस, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का 75%, परफॉर्मेंस एक्सीलेंस का 13% और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का 12%। इसकी जो नोडल एजेंसी है आपके पास पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। नंबर ऑफ डिस्कॉम्स इन ए प्लस कैटेगरी, तो ए प्लस कैटेगरी में आपके नंबर ऑफ डिस्कॉम कितने, 14, जो कि बढ़ के कितने हो गए, 14 हो गए, हमें याद रखना है। ए प्लस कैटेगरी में आपके पास 14 डिस्कॉम्स है, हमें ये याद रखना है, ओके। टॉप पोजीशन में कौन है, टॉप पोजीशन में आपका अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड। कौन है, अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड, अडानी जी की कंपनी है। इसमें हमें जो बेसिक चीज़ है कि हमारे देखा कि टेक्निकल एंड कॉमर्शियल लॉसेज लगभग 15.4% है। बिलिंग एफिशिएंसी हमारे पास इंप्रूव हो गई 87%। कलेक्शन एफिशिएंसी हमारी कितनी हो गई, 97.3। तो लगभग 97% याद रखो, बिलिंग एफिशिएंसी 87 याद रखो, और एग्रीगेट टेक्निकल कॉमर्शियल लॉसेज लगभग 15% याद रखो। अमंग पावर डिपार्टमेंट्स की बात करूँ तो थ्रूसूर कॉर्पोरेशन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, कौन, थ्रूसूर कॉर्पोरेशन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कहाँ का, केरला का, वो सबसे टॉप पर आया है पावर डिपार्टमेंट्स की बात करें पर। थ्रूसूर कॉर्पोरेशन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट केरला। एक्सरसाइज इज कैरिड आउट सिंस, ये जो एक्सरसाइज है ये आपकी जो डिस्कॉम्स की जो एक्सरसाइज है ये सब कब से स्टार्ट की गई, दिस इज कैरिड आउट सिंस 2012। वहीं जो स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स है वो कब से कैरी आउट की गई, वो कैरी आउट की गई 2018 से। एवरेज पावर परचेज कॉस्ट इंक्रीज बाय 71 पैसा पर किलोवाट आवर। क्या बोल रहा है कि एवरेज पावर परचेज कॉस्ट प्राइस जो है वो कितने से बढ़ गई है, वो बढ़ गई है 71 पैसे पर किलोवाट आवर से, ठीक है। ड्रिवन बाय 8% ग्रोथ इन पावर डिमांड, तो पावर डिमांड में कितनी परसेंट की ग्रोथ आई है, 8% की ग्रोथ आई है। तो आपको पहले तो याद रखना कॉस्ट प्राइस कितने से बढ़ी है, तो कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज बाय 71 पैसा पर किलोवाट आवर। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है याद करना कि द एवरेज पावर परचेज कॉस्ट प्राइस हैज बीन इंक्रीज बाय 71 पैसा पर किलोवाट आवर ड्यूरिंग फिजिकल ईयर 2023 which is driven by 8% growth in power demand. फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ, देखो इस फ्रेमवर्क में कितने बेस रेटिंग मैट्रिक्स हैं, इसमें 15 बेस रेटिंग मैट्रिक्स हैं और 9 डिसइंसेंटिव्स हैं। 15 बेस रेटिंग मैट्रिक्स हैं और 9 डिसइंसेंटिव्स हैं, और उसमें ग्रेड्स देते हैं A+, A, B, B-, C, D। तो कितने बेस रेटिंग मैट्रिक्स हैं, 15, और कितने डिसइंसेंटिव्स हैं, 9। हमें ये याद रखना है, 15 और 9, 15 बेस रेटिंग, 9 डिसइंसेंटिव्स। अब उसके बाद देखिए नेशनल कोऑपरेटिव डाटाबेस की बात कर रहे हैं। नेशनल कोऑपरेटिव डाटाबेस ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज किया था, नेशनल कोऑपरेटिव डाटाबेस इज रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। ये 3 फेजेज में, एक बात हमें याद रखनी है, 3 फेजेज में होता है। पहला फेज होता है मैपिंग ऑफ 2.64 लाख सोसाइटीज। इन सोसाइटीज में कौन कौन आता है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, डेयरी, फिशरीज, तो जो इससे हमारी लिंक्ड है ये इनका मैपिंग करता है पहले फेज में। दूसरे फेज में जो फेडरेशन हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, रूरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, उनका करता है फेज 2 में। और फेज 3 में जो 8 लाख हमारे पास प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनका। तो उसमें क्या चीज़ दिखेगी, देयर आर मोर देन 8 लाख रजिस्टर्ड सोसाइटीज, तो 8 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड सोसाइटी हैं विद 30 करोड़ सिटीजन कनेक्टेड टू देम। तो कितने हमारे पास सोसाइटीज़ हैं, 8 लाख से ज़्यादा हमारे पास रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ हैं, और कितने लोग इसमें कनेक्टेड हैं, 30 करोड़ सिटीजन आर कनेक्टेड टू देम। फिर बोला 8 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर कैटेगराइज्ड इनटू 29 सेक्टर्स। ये जो 8 लाख आपके पास रजिस्टर्ड सोसाइटीज हैं, कितने सेक्टर्स में इनको डिवीजन किया गया है, उनको 29 सेक्टर्स में डिवीजन किया गया है, और कितने लोग इनसे कनेक्टेड हैं, 30 करोड़ लोग इनसे कनेक्टेड हैं। एवरी विलेज टू हैव एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी बाय 2027। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हर विलेज के पास एक एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी होगी, कब तक, 2027 तक। कब तक, 2027 तक। फिर हम बात करते हैं कोल डायरेक्टरी ऑफ इंडिया 2022-23। तो कोल डायरेक्टरी ऑफ इंडिया की बात करूं तो ऑब्वियसली कोल की बात है तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल रिलीज करेगा।
हाईएस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन सी हैं? ओडिशा है आपका, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, यूपी। ठीक है जी, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तर प्रदेश। ओके। लार्जेस्ट इग्नाइट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन सी है? तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान। तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान में सबसे ज्यादा लिग्नाइट होता है कोल के लिए। ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश। अब देखो 2022-23 की बात करूं तो जो टोटल प्रोडक्शन है रॉ कोल का वो लगभग 893 मैट्रिक टन मिलियन टन हो गया। ठीक है, 893 मिलियन टन हो गया टोटल प्रोडक्शन ऑफ रॉ का, जो कितने परसेंट से बढ़ गया? 14.78% से बढ़ा है। कितने से बढ़ा है? 14.78% से बढ़ के 893 मिलियन टन हो गया। वहीं अगर मैं बात करूं लिग्नाइट की, लिग्नाइट बढ़ा है लगभग 7.29% से 7% मान के चलो कि 7.29% से बढ़ा है और बढ़ के कितना हो गया? 44 मिलियन टन। तो क्या क्या इसमें बात रखनी है? तो सबसे पहली बात तो ये कि सबसे ज़्यादा कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन सी हैं? ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश। लार्जेस्ट इग्नाइट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन सी है? तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान। जो कोल का प्रोडक्शन है वो कितने परसेंट से बढ़ा है? वो बढ़ा है 14%, 14.78% से बढ़ा है। लमसम अगर देखो तो 15% से बढ़ा है। ठीक है, और बढ़ के वो कितना हो गया? वो हो गया 893 मिलियन टन। और वहीं लिग्नाइट के केस में ये कितने परसेंट से बढ़ा है? वो बढ़ा है 7.29% से, और बढ़ के वो कितना हो गया? 44 मिलियन टन। 893, 44 और 15 और 7.3, लमसम इसको 7.3 इसको याद रख लो आप, इसको 7.3 याद रख लो। ठीक है, तो एग्जाम में आप इसको क्रैक कर दोगे। उसके बाद हम बात करें, बहुत छोटी सी रिपोर्ट है, बोलता क्या? लाइव्स इंडिया प्रोटेक्शन क्वेश्चन सर्वे IPQ, इसका 6th एडिशन है। तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको रिलीज कर? मैक्स लाइफ एंड कांतार। ठीक है, तो उसमें क्या देखा गया? इन्होंने बोला कि जो ओनरशिप ऑफ वुमेन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, तो वुमेन जो है कितने लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट की ओनर्स बन गई हैं? वो बन गई हैं 73%। मतलब कितनी महिलाओं के पास ये लाइफ इंश्योरेंस है? 73% महिलाओं के पास। वहीं अगर वर्किंग वुमेन की मैं बात करूं तो जो महिला काम करती हैं वो, उनका कितना कवरेज है? उनका है 79%। वहीं आदमियों का देखा जाए तो 76% है, मीन दे हैव सरपास मैन ऑल्सो। तो वर्किंग वुमेन ने सरपास कर दिया मैन को, तो 79% वो आ जाते हैं। ठीक है, मैन के पास ओनरशिप है लाइफ इंश्योरेंस की 76% और जनरल वुमेन की है 73%। ओके जी। अब फाइनेंशियल प्रोटेक्शन लेवल की मैं बात करूं तो होम मेकर्स का जो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन लेवल है वो डिक्रीज हुआ है कितना? मतलब डिक्रीज होकर कितना हो गया? 36 हो गया। और वहीं वर्किंग वुमेन का फाइनेंशियल प्रोटेक्शन लेवल जो है वो इंक्रीज होकर कितना हो गया? 47, 36, 47। ओके, तो हाउ होम मेकर्स का क्या है? वो डिक्रीज हुआ है, 36 हो गया है फाइनल अमाउंट, और वर्किंग वुमेन का इंक्रीज हुआ है और कितना हो गया? 47, 36, 47 डिक्रीज और इंक्रीज, हमें याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि 4th पे नियर बाय वुमेन फाइनेंशियल इंडिया। ओके, तो वुमेन फाइनेंशियल इंडेक्स की बात करते हैं। दिस इज बेसिकली इंडेक्स। ओके, तो दिस इज इंडेक्स। तो 4th पे नियर बाय वुमेन फाइनेंशियल इंडेक्स PWFI, तो ये कौन रिलीज करता है? ऑब्वियसली पे नियर बाय करेगा इसको रिलीज। ओके, तो दिस इज रिलीज बाय पे नियर बाय। और कौन सा एडिशन है? 4th एडिशन है वुमेन फाइनेंशियल इंडेक्स। इसमें क्या बात याद रखनी है? इसमें सिंपल ये बात रखनी है कि वो 63% ऑफ वुमेन इन इंडिया एस्पायर टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। तो कितनी प्रतिशत महिलाएं अपना बिजनेस स्टार्ट करने का एस्पिरेशन रखती हैं? कितनी परसेंट महिला एस्पायर करती हैं वुमेन अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? वो है आपका 63%। बस हमें ये बात याद रखनी है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारे MCQs की तरफ। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं हमारे MCQs को। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। ओके जी, तो पहला क्वेश्चन आपकी समक्ष आ चुका है। वो बोल रहा है कि बेस्ड ऑन द 5th स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स। ठीक है जी, तो 5th स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2020 रिलीज्ड। ठीक है, तो रिलीज हुआ है। तो सबसे पहले हमें ये बात पता करनी चाहिए कि कौन रिलीज कौन करता है। मैंने आपको क्या बताया था? BEE और AEEE इसको रिलीज करते हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर। किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर इसको रिलीज किया जाता है। उसके बाद हम आते हैं हमारे स्टेटमेंट्स की तरफ। क्या बोल रहा है कि गोवा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा शो नोटेबल इंप्रूवमेंट ईच इंक्रीजिंग देयर स्कोर बाय एटलीस्ट 10 पॉइंट्स फ्रॉम द प्रीवियस इंडेक्स। बिल्कुल बात ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था कि गुम करके मैंने आपको याद रखवाया था कुछ। गुम मतलब खो जाना। ठीक है,
तो गुम से मैंने आपको क्या बताया था, गोवा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। गोवा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये वो स्टेट्स हैं जिनका जो स्कोर है वो 10 पॉइंट से इंक्रीज हुआ है। और इनमें भी सबसे ज्यादा जो स्कोर इंक्रीज हुआ है वो किसका इंक्रीज हुआ है, महाराष्ट्र का, लगभग 18 पॉइंट्स करके वो इंक्रीज हुआ था। और हरियाणा लगभग 17 पॉइंट्स करके इंक्रीज हुआ था। हमें ऐसे करके इसको याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे सेकंड ऑप्शन की। सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या बोला, महाराष्ट्र हरियाणा आर द मोस्ट इंप्रूव्ड स्टेट्स। यस, तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। बोला आसाम इज कैटेगराइज्ड एज फ्रंट रनर स्टेट अकॉर्डिंग टू द स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2023-2020। ये तो आसाम, मैंने आपको क्या बताया था इसमें, कैसे इसको याद करना था फ्रंट रनर के लिए। फ्रंट रनर के लिए मैंने आपको क्या याद करने की तरकीब बताई थी, मैंने आपको बताया था आहा काका मुंह पर तेल। आहा काका मुंह पर तेल लगा रहे हैं, तो आपको इसको ऐसे याद करके याद करना है, ठीक है जी। तो आहा से मैंने आपको बताया था आंध्र प्रदेश, हा से हरियाणा, का से कर्नाटका, का से केरला, मा से महाराष्ट्र, पा से आपका पंजाब और तेल से आपका तेलंगाना। इसमें आसाम आता है, इसमें आसाम नहीं आता, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो यानी कि आंसर वुड बी 1 and 2। नाउ वी आर कमिंग टू अवर सेकंड क्वेश्चन। नेशनल कोऑपरेटिव डाटाबेस 2023 रिपोर्ट रिलीज रिसेंटली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। तो किसके द्वारा रिलीज किया था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के द्वारा। द नेशनल कोऑपरेटिव डाटाबेस वाज कंप्लीटेड इन 2 phases। नहीं, देखो ये गलत है। ये बताया गया था 3 phases में। 3 phases में था। पहले मैंने आपको क्या क्या बताया था कि पहले आपकी कौन से वो आ जाती है सोसाइटी जिसमें आपका PACS हो, आपका डेयरी हो और फिशरीज हो। पहला फेज इनका होता है, ठीक है। दूसरा फेज मैंने आपको बताया था जो रूरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, ठीक है, कोऑपरेटिव्स हैं वो। और तीसरा फेज मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपका प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी। और प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी लगभग कितनी थी हमारे पास, 8 लाख। और जिनको कितने सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, 29 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, ओके। अब क्या बोल रहा है, द पोर्टल एम्स टू प्रोवाइड अप टू डेट इन्फॉर्मेशन ऑफ ओवर 10 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये गलत है। मैंने आपको कितने कोऑपरेटिव सोसाइटीज का बोला था, 8 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो ये भी गलत हो गया। इट इज प्रोजेक्टेड दैट एवरी विलेज इन इंडिया हैव एन एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी बाय 2027। बिल्कुल बात ठीक है, 2027 तक हर विलेज के अंदर एक एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी होगी। तो 3 ओनली वुड बी द आंसर। ठीक है, तो 3 वुड बी द आंसर। नाउ वी आर कमिंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द 10th। ठीक है, तो कौन सा एडिशन है आपको याद रखना है कि भैया 10th वुमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स है, ठीक है। और ये किसके द्वारा रिलीज किया गया, वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया गया। वुमेन बिजनेस एंड लॉ 2.0 में, ठीक है, इज अपडेटेड विद 2 न्यू इंडिकेटर्स, सेफ्टी एंड चाइल्ड केयर। बिल्कुल बात ठीक है, तो सेफ्टी एंड चाइल्ड केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 नए इंडिकेटर्स हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या, सेफ्टी एंड चाइल्ड केयर। नो कंट्री अचीव्ड अ फुल स्कोर इन द न्यू इंडेक्स, हाउएवर इंडिया स्कोर 74.4% विच इज अबव द ग्लोबल एवरेज। देखिए कोई भी कंट्री ने फुल स्कोर नए इंडेक्स में नहीं किया, ये तो बात बिल्कुल ठीक है, पर बोला इंडिया स्कोर 74.4% विच इज अबव द ग्लोबल एवरेज। ये एक बात गलत है, ग्लोबल एवरेज से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये हमें बात रखना है कि हमारी कंट्री ने किसी भी उसमें ग्लोबल एवरेज से ज़्यादा कुछ अच्छा स्कोर नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो हमें याद रखना है। इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जो 60% हमारे पास इंडिया में वो वुमेन है जो उतने लीगल राइट्स एंजॉय करती हैं एज कम्पेयर टू वुमेन, और ग्लोबल में वही हमारे पास स्कोर कितना है, 64.4% इज दैट स्कोर जहाँ ग्लोबल एवरेज में, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, द इंडेक्स एनालाइजेज लॉज एंड रेगुलेशंस अफेक्टिंग वुमेन्स इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी अक्रॉस 190। देखो 190 इकोनॉमीज बिल्कुल ठीक है, एंड इंडिकेट्स दैट वुमेन ग्लोबली हैव लेस देन 2/3। देखिए 2/3 मतलब 60, लगभग 66%, 67%, ठीक है। और 60 और इट इज, और ग्लोबल एवरेज में हमारा कितना है, 64.4%, विच इज लेस देन 2/3, ठीक है, विच इज लेस देन 66% ऑफ द राइट्स एंजॉयड बाय द मैन। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो हमें इसमें क्या बात याद रखनी है, देखो वुमेन बिजनेस एंड लॉ में हमारे पास कितनी कंट्रीज का हो रहा है, 190 कंट्रीज का हो रहा है, ठीक है जी। बस वही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारे पास कितनी कंट्रीज है, वो थी 193, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 193 थी। और पिछले साल, ये 2022 की बात करूं, और पिछले साल हमारे पास कितनी कंट्रीज थी, 191।
और वुमेन बिजनेस और लॉ में हमारे पास कितनी कंट्रीज है, 190 कंट्रीज है। उसके बाद हम बात करते हैं एवेल्यूएट द स्टेटमेंट्स बिलो रिगार्डिंग द 10th वुमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स टू रिलीज एंड सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट्स। हमें करेक्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना है। जनरली वुमेन आर फाउंड टू हैव लेस देन 1/3 of the rights enjoyed by the men. So this is wrong. This is actually 2/3. ठीक है, तो हमारे पास 64.4% which is less than 66.67%, right? This it is less than 2/3. So this is wrong actually. None of the countries had a full score in the new index. ये बिल्कुल बात ठीक है. Indicating women did not enjoy equal rights in any of the countries. बिल्कुल बात ठीक है. New index में किसी का भी full score नहीं है. Closing the gender gap could rise GDP by over 20%. बिल्कुल बात ठीक है. Essentially doubling the global. बिल्कुल बात ठीक है. तो 2 and 3 would be the right answer. तो इसमें आपसे पूछ क्या रहा था, select the correct combination. Closing the gender gap could तो इसमें ठीक है, तो 2 and 3 only. तो this would be the right answer. Now we are coming to the fifth question, which is saying that consider the following statement about the fifth state energy efficiency index released. तो जो स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स है किसके द्वारा रिलीज किया गया है, BEE एंड AEE, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ठीक है जी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ओके, अब क्या बोला, कर्नाटका अचीव द हाईएस्ट स्कोर। कर्नाटका ने बिल्कुल इन ग्रुप 1 एंड वाज आल्सो द ओवरऑल टॉप परफॉर्मर विद 86.5। बिल्कुल बात ठीक है। मैंने आपको ग्रुप 1 ग्रुप्स के हिसाब से, जो क्यों होता है ग्रुप्स के हिसाब से, वो पीयर टू पीयर कंपैरिजन के लिए होता है, पीयर टू पीयर कंपैरिजन के लिए होता है। मैंने उसको कैसे याद करने के लिए बताया था, कांच। तो कांच में के आपका आ जाता है कर्नाटका, ठीक है जी, और दूसरा आपका आ जाता है आपका आंध्र प्रदेश, फिर असम, फिर चंडीगढ़। ठीक है जी, तो सबसे पहले नंबर पे आता है कर्नाटका, हमें ये याद रखना है, और उसका और ये टॉप परफॉर्मर है विद अ स्कोर ऑफ 86.5। और उसके बाद आंध्र प्रदेश था कितना, 83 इसका लगभग स्कोर था। आंध्र प्रदेश एंड हरियाणा आर कैटेगराइज्ड एज कंटेंडर स्टेट्स। नो, दे आर द फ्रंट रनर। मैंने आपको क्या बताया था, फ्रंट रनर को कैसे याद करना है, आहा काका मुंह पर तेल। तो उसमें आंध्र प्रदेश हरियाणा है, तो वो फ्रंट रनर है, तो ये गलत हो गया आपके पास। बोला राजस्थान स्कोर इन SEEI इज इम्प्रूव्ड बाय। नो, राजस्थान एक ऐसी स्टेट है जिसका स्कोर सबसे ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है, लगभग 46 पॉइंट्स जो है इसके डिक्लाइन हुए हैं राजस्थान के। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट इज 1 ओनली। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू लाइफ इंडिया प्रोटेक्शन क्वेश्चन सर्वे IPQ रिलीज रिसेंटली बाय मैक्स लाइफ एंड कांतार। तो किसने रिलीज किया, मैक्स लाइफ एंड कांतार ने। व्हाट नोटेबल चेंज वाज ऑब्जर्व्ड रिगार्डिंग लाइफ इंश्योरेंस ओनरशिप। तो वर्किंग वुमेन लाइफ इंश्योरेंस ओनरशिप डिक्रीज नहीं, वर्किंग वुमेन का तो बल्कि इंक्रीज हुआ है, तो ये तो गलत हो गया। वर्किंग वुमेन में मैंने आपको बताया था कि वर्किंग वुमेन के केस में कितना इंक्रीज हो गया, 79%। नॉर्मल वुमेन के केस में था 73%, और वहीं मैन का कितना परसेंट था, मैन का था 76%। तो वर्किंग वुमेन ने आदमियों को भी पछाड़ दिया है, हमें ये बात याद रखनी है। अब क्या बोल रहा है कि फॉर द फर्स्ट टाइम वर्किंग वुमेन्स लाइफ इंश्योरेंस ओनरशिप है सरपास दैट ऑफ मैन। बिल्कुल बात ठीक है, तो बिल्कुल बात ठीक है। वर्किंग वुमेन्स लाइफ इंश्योरेंस ओनरशिप रिमेन स्टडी, तो ये बिल्कुल बात गलत है। फाइनेंशियल प्रोटेक्शन लेवल्स ऑफ होम मेकर्स हैव एक्सपीरियंस अ स्लाइट डिक्लाइन डिक्रीजिंग फ्रॉम 38 to 30 इन IPQ 6। तो होम मेकर्स के केस में जो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन लेवल है वो डिक्रीज था, और वहीं वर्किंग वुमेन के केस में वो इंक्रीज था। ठीक है, तो ये हमें ये बात ध्यान रखनी है। और ये इनका स्कोर एक बार में एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, एक बार हम देख लेते हैं उनका स्कोर कितना था। 36 और 36 और 47। ठीक है, तो 36 से 47 था, यानी कि जो 30 जो स्कोर है ये वुमेन का डिक्रीज होके हुआ है, पर 30 नहीं हुआ, इट वाज 36। और वर्किंग वुमेन के केस में वो कितने से इंक्रीज हुआ था, वो इंक्रीज होके कितना हो गया, 47। वर्किंग वुमेन 47 और होम मेकर में 36। तो ये भी आपका एक्चुअल में गलत है। द करंट लाइफ इंश्योरेंस ओनरशिप ऑफ फॉर मैन स्टैंड्स एट 76, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, विच इज 76। ठीक है, तो ओनली दिस इज राइट। Evaluate the following statement based on the 5th state energy efficiency index released recently and select the correct statement. It is released by Bureau of Energy Efficiency and AEE। बिल्कुल बात ठीक है। States and duties are characterized based on their total scores of front runner, achiever, contender, aspirant। बिल्कुल बात ठीक है। To enable peer-to-peer comparison, all the states and duties are classified into 4 groups। ठीक है, on बिल्कुल बात ठीक है, तो ये तो सारे ठीक हैं, 1 2 3। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिव्यू द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग 10th वुमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स and identify the correct combination of statements. The report revealed that the countries with perfect score of 100 include nations such as Belgium, Canada, Sweden and others। बिल्कुल बात ठीक है। Women Business and Law 2.0 Index presents a novel method to assess the disparity
बिटवीन हाउ लॉज आर रिटेन एंड देयर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फोकसिंग ऑन वुमेन्स इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। बिल्कुल बात ठीक है। इंडियाज फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज 27%. This is actually wrong. I think it is 37%. लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन वुमेन इज 37, है ना। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि WBL के केस में द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज यस, तो मैंने आपको बताया था लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन केस ऑफ इंडिया इज 37%. तो दिस वाज आल्सो रॉन्ग. ओके, so this was also wrong. So the correct answer would be 1 and 2 only. Okay, now we can come to our next question. Analyze the statements related to the 12th edition of the annual integrated ratings and ranking for power distribution utilities recently released, and identify the correct combination of statements. The Ministry of Power released the report annually with the Power Finance Corporation as serving as the nodal agency. बिल्कुल बात ठीक है भाई साहब. फिर बोल रहे क्या कि द रेटिंग फ्रेमवर्क यूजेस 15 बेस रेटिंग मैट्रिक्स एंड 9 डिसइंसेंटिव्स. ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है. और A+ की कैटेगरी में कितने डिस्कॉम्स थे? 14 हमारे पास डिस्कॉम्स थे. अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड जो है उसको टॉप पोजीशन मिला है. और पावर कॉर्पोरेशन केस में किसको मिला है? थ्रिसूर को मिला है. थ्रिसूर केरला, थ्रिसूर पावर कॉर्पोरेशन केरला. हमें ये भी याद रखना है. Examine the following statements related to the Human Development Report released recently and identify the correct statement. After 20 years of convergence, the gap between the ठीक है 20 साल के बाद ये जो गैप है वाइड होता जा रहा है, हमें पता है. South Asia's loss in HDI due to inequalities among the highest in the world after Sub-Saharan. बिल्कुल बात ठीक है. सब सहारन अफ्रीका के बाद साउथ एशिया का सबसे ज्यादा इनइक्वलिटी में लॉस हुआ है. HDI लॉस हुआ है इनइक्वलिटी की वजह से. इंडिया saw its HDI value increase by 68.4% from 0.434 in 1990 to 0.644 in 2022. तो 68.4% नहीं है, दिस वाज 48.4%. तो 48.4% से इंक्रीज हुआ है, 1990 से इंक्रीज हुआ है 48.4%. हमें याद रखना है. एज पर द 4th पे नियर बाय वुमेन फाइनेंशियल इंडेक्स रिलीज रिसेंटली बाय द पे नियर बाय, तो कितनी परसेंट वुमेन एस्पायर करती है अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? 63%. उसके बाद बोला एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज रिसेंटली एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको एनालाइज करना है. तो स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड आर द टॉप 3 परफॉर्मर्स. बिल्कुल बात ठीक है. सेंट्रल रिपब्लिक अफ्रीकन रिपब्लिक वाज द वर्स्ट परफॉर्मर. नो, सोमालिया वाज द वर्स्ट परफॉर्मर. सोमालिया वाज द वर्स्ट परफॉर्मर. तो दिस इज इनकरेक्ट. With an HDI of 0.644, HDR places India in the medium ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री. बिल्कुल बात ठीक है. मैंने आपको क्या बताया था कि लो के लिए आपको कितना है, आपका ह्यूमन इंडेक्स होना चाहिए 0.55, ठीक है. और मीडियम के लिए कितना बताया था? 0.55 से 0.7, ठीक है. और 0.55 से 0.7 और 0.7 से 0.8 और ग्रेटर देन 0.8 ऐसे करके था. लो, मीडियम, हाई और वेरी हाई. तो हमारे केस में 0.644 है, तो यानी कि हमारा जो हम किस कैटेगरी में आते हैं? मीडियम डेवलपमेंट कैटेगरी में आ जाते हैं. तो ओनली 2 वुड बी द आंसर बिकॉज वी आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स, राइट. तो ओके, आर द टॉप 3 स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड. बिल्कुल ठीक है. तो 2 ओनली, आई थिंक द 2 ओनली इज द इनकरेक्ट ओनली. ओके, तो अगर मैं इसको नन ऑफ द अबव कर दूंगा फिर इस केस में 2 ओनली है ही नहीं है. तो हम बात करते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कोल डायरेक्टरी ऑफ इंडिया. तो दिस इज रिलीज बाय विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ कोल. हमें ये बात समझनी चाहिए. द रिपोर्ट रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर. तो ये बात गलत होगी, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल रिलीज करता है. द टोटल प्रोडक्शन ऑफ रॉ कोल इन इंडिया इन द फिजिकल ईयर वाज रिपोर्टेड टू हैव इंक्रीज बाय अप्रॉक्सीमेटली 15%. बिल्कुल बात ठीक है. 14% इससे इंक्रीज हो गई थी, मतलब लगभग 14.7 था. तो मैंने आपको बोला था कि लगभग 15%. आप इसको याद कर लेना. लिग्नाइट के केस में आपको क्या बोला था? 7.3% से लगभग इंक्रीज किया है. तो लिग्नाइट के केस में 7.3 याद रखना है. कोल के केस में 15% से इंक्रीज हमें याद रखना है. राजस्थान वाज लिस्टेड एज द वन ऑफ द हाईएस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट. नो, राजस्थान वाज नॉट अमंग द कोल प्रोड्यूसिंग. जहाँ तक मुझे याद है कोल में आपका कौन कौन सी थी स्टेट थी? ओडिशा, फिर आपका आता है छत्तीसगढ़, ठीक है जी, फिर आता है आपका झारखंड और आपका आता है उत्तर प्रदेश. ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, यूपी, ये आपकी कोल प्रोड्यूसिंग में. और ये जो आप राजस्थान आपको कंफ्यूज करने के लिए क्यों बोल दिया गया है, इसमें आपको मैंने क्या बताया था कि तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान ये कौन सी स्टेट्स हैं? ये लिग्नाइट की स्टेट्स हैं. किसकी स्टेट्स हैं? लिग्नाइट के लिए.
और कोल के लिए ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, यूपी। तो ये हमारे पास गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो यानी कि ओनली 2 वुड बी द आंसर। Examine the following statements related to Human Development Report 2023-24 released recently and identify the incorrect statement। तो आपको incorrect statement बताना है इसमें। तो बोल रहा है कि India stands at rank 108 out of 193 countries with a score of 0.437 gender inequality index। तो इंडिया का बिल्कुल बात ठीक है, इंडिया की रैंक कितनी है, 108 है, और स्कोर कितना है, 0.437 जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 0.437 याद रख लो और 108 याद रख लो। GIA measures gender inequalities in 3 key dimensions: reproductive health, empowerment, labor market। बिल्कुल ठीक है, reproductive health, empowerment, labor market। In India, adolescent birth rate in 2022 was 16.3, an improvement from 17.1 in 2021। तो हमारा जो ये इम्प्रूव हुआ है, बेसिकली जो एडोलेसेंट बर्थ रेट होता है वो होता है कि जब जो यंग वुमेन है, मतलब मान लो कि जो 16, 17 या 18 या 19 साल में जो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, उसको एडोलेसेंट बोलते हैं। तो वो जब प्रेगनेंसी में होती है तो उनके साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस लिंक हो जाती हैं, ठीक है। तो जितना ये जो हमारे पास एडोलेसेंट बर्थ रेट होगा, जितना कम होगा उतना ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए, ओके। तो ये मैंने जब आप मेरी कम्युनिटी पोस्ट में देखोगे, मैंने इससे रिलेटेड एक आर्टिकल भी लिखा हुआ है, तो एडोलेसेंट बर्थ रेट से रिलेटेड, तो आप उसको एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो एडोलेसेंट बर्थ रेट हमारा 2022 में 16.3 है, हमें ये भी याद रखना है। क्या क्या इसमें याद रखना है कि हमारी रैंक कितनी GIA में, 108, स्कोर 0.437, एडोलेसेंट बर्थ रेट 16.3। क्या क्या इंडिकेटर्स है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, आपका एम्पावरमेंट और लेबर मार्केट। अब हम आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बोलता है, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स related to the Human Development Report 2023-2024 released recently and choose the correct combination of statement। It is released by United Nations Development Program। बिल्कुल बात ठीक है। In the latest report, India's HDI ranking improved to 134 out of 193 countries, placing it in the high development category। No, this is in the medium development category। तो कौन सी डेवलपमेंट कैटेगरी, मीडियम डेवलपमेंट कैटेगरी है। और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि 2021 में जो हमारी रैंक थी वो थी 135 आउट ऑफ 191 कंट्रीज, और यही जाके हमारी 2022 में कितनी रैंक हो गई है, हमारी रैंक हो गई 134 आउट ऑफ 193 कंट्रीज। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो ये आपका गलत हो गया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ कंपोजिट इंडेक्स कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 कंपोनेंट। बिल्कुल बात ठीक है। तो 4 कंपोनेंट में क्या क्या था आपका, कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ओके, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, ठीक है जी, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग था, एक्सपेक्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, मीन, और उसके बाद था GNI पर कैपिटा, ठीक है। तो GNI पर कैपिटा हमारे पास कितना था, $6951, हमें ये भी याद रखना है। तो इसमें हमारे पास क्या आंसर हो गया हमारा 1 और 3। तो इसी के साथ हमारी सारी रिपोर्ट्स और इनके MCQs खत्म हो जाते हैं। तो यार अगर मेरी एफर्ट्स अगर अच्छे लग रहे हो और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत ही मतलब अनफॉर्चुनेट है कि ये मेरे वीडियोस को इतना ज़्यादा कुछ प्यार नहीं मिल रहा, और इसकी वजह से थोड़ा डिमोटिवेशन हो गया था मुझे बीच में, तो मैंने वीडियोस बनाना थोड़ा छोड़ दिया था। बट बहुत मेरे पास मैसेजेस आए कि सर आप कंटिन्यू करिए, यू आर डूइंग गुड। तो इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला। तो अगर यार थोड़ा आप इसको शेयर करोगे तो थोड़ा बहुत मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और इसी तरह पढ़ते रहिए, दिल लगाते रहिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में।